मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सियासत गरमाई हुई है। पाला बदल चुके सिंधिया अब जी जान से भाजपा के प्रचार प्रसार में जुटे हैं, लेकिन सिद्धांत और मूल्यों को बदल चुके सिंधिया का झुकाव अब संघ की ओर नजर आता है। पहले नागपुर और अब भोपाल के समिधा पहुंचे सिंधिया संघ से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। जाहिर है चुनाव जीतने और सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति जैसे कई मामलों में संघ का हस्तक्षेप रहता है, लेकिन संघ से बढ़ती नजदीकी को जहां भाजपा ने सामान्य बताया, तो वहीं तंज कसने से नहीं चूकी कांग्रेस। बोली जो कभी कांग्रेस कार्यालय नहीं गए, वो अब दर दर माथा टेक रहे हैं। सिंधिया जी अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी में है, और वैसे भी उनका जो परिवार है, उनकी माँ है, उनकी बुआ जी हैं, उन सभी भारतीय जनता पार्टी के तो संस्थापक रही हैं। बुआ जी उनकी हमारी सदस्य हैं, मंत्री भी हैं, जो राजस्थान की मुख्यमंत्री भी एक बुआ रही हैं। तो उनके परिवार का बहुत ही गहरा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से और जनसंघ से और संघ से रहा है। तो संघ जो है वैचारिक शक्ति भी देता है, आध्यात्मिक देता है और राजनीतिक शक्ति भी देता है। टाइगर जिंदा है कहने वाले लोगों को आज दर दर पे जाना पड़ रहा है। जो लोग प्रदेश में कांग्रेस कार्यालय कभी नहीं जाते थे, वो आज संघ मुख्यालय हो या बीजेपी कार्यालय हो या नेताओं के दर हो, हर दर पे माथा टेकने को मजबूर है। क्योंकि जिस प्रकार से मान सम्मान की बात करते थे, जिस प्रकार से इधर उधर की बात करते थे, आज जनता के सामने, इनके सामने की हकीकत क्या है, मिस्टर जयचंद का अंत इसी तरीके से होगा कि जनता द्वारा चुने हुए लोगों के साथ जो गद्दारी करी, उसके सबक सिखाए जाएंगे। और स्पष्ट है, यहाँ पे जो दहाड़ते थे वहां मिमियाने थे। आरोप प्रत्यारोप की कई झड़ी यूं तो सियासी दल एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके इन चुनाव में आर पार का फैसला होना है, और इसके लिए प्रत्याशियों का चयन हो या फिर कोई और रणनीति, हर कदम को फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। अब इसमें कांग्रेस एकजुटता पर जोर दे रही है, तो वहीं भाजपा सिंधिया और उनके समर्थकों के सामंजस्य को लेकर काम कर रही है, ताकि कहीं परेशानी न आए। लेकिन सियासत में सिंधिया और संघ की मुलाकातों को खास माना जा रहा है। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्पट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो सिंधिया से मुलाकातें, संघ के साथ बातचीत और मार्गदर्शन, ये सारी चीजें जो हैं उसे लेकर अब सियासत में खलबली मची हुई है। जाहिर है होना, क्योंकि सामने 28 सीटों पर उपचुनाव है। दोनों ही दल अपने अपने तरीकों से जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि बार बार राजनीति में, सियासत में सुनाई देता है कि बीजेपी संघ से सलाह लेती है, और अब सिंधिया भी संघ से सलाह ले रहे हैं। पहले नागपुर पहुंचे, आज समिधा पहुंचे, बातचीत हुई है, और इसी की वजह से ये चर्चा जो है वो यहां पर उठ रही है। बात हो रही है इस पर कि क्यों सिंधिया जिस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं, क्या मार्गदर्शन तक ही ये बात सीमित है या फिर सामंजस्य भी यहां पर जरूरी है। चलिए हम बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करा देते हैं। मीनेंद्र डागा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से, साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ हैं एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव। पहला सवाल मीनेंद्र जी आपसे, सिंधिया और संघ के बीच मुलाकात, ये कोई बात नहीं है कि मिलना नहीं चाहिए या मिले हैं, मार्गदर्शन लिया है, ठीक है, लेकिन एक और सवाल जो कांग्रेस खड़े कर रही है कि आप क्योंकि अभी भी पार्टी में एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं सिंधिया जी को या उनके समर्थकों को, और इसीलिए संघ से ये मुलाकातें हो रही हैं। नाज़नीन जी, सबसे पहले आज श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करता हूं। साथ ही आपका जो प्रश्न है कि सिंधिया जी की नजदीकियां इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि कहीं छटपटाहट है, ऐसी कोई विषय नहीं है। ये संघ के पास जाना एक प्रेरणादायी है, ये स्वयं सिंधिया जी ने कहा है। और किसी व्यक्ति से, व्यक्तित्व से, किसी संगठन से अगर कोई प्रेरणादायी बात मिलती है तो उसको लेने में मैं नहीं समझता कि कोई गुरेज और परहेज होना चाहिए। तो सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, और उस नाते वो अगर संघ परिवार में जाते हैं, मिलते हैं, प्रेरणा लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई राजनीतिक विषय होना चाहिए।
चलिए, हमारे साथ चर्चा में कांग्रेस से प्रवक्ता राम पांडे जी भी शामिल हो गए हैं। पांडे जी, आपने सुन लिया, मिनेंद्र जी का कहना है कि केवल मार्गदर्शन लेने की बात है, सलाह मशवरा करने की बात है, प्रेरणा लेने की बात है। इसमें आपको जो खटपट नजर आ रही है या जो आप कह रहे हैं कि सामंजस्य नहीं बिठा पाए अभी भी सिंधिया अपने समर्थकों के साथ पार्टी में, अंदर उनके नेता नाराज हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ आप प्रचारित कर रहे हैं। देखिए, हेलो जी जी बोलिए। अब हाँ, क्या है कि जिस तरह से सिंधिया जी कांग्रेस को छोड़कर गए हैं, धोखा देकर गए हैं, तो ये बात भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह से जानती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सिंधिया को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस उनको धोखेबाज और गद्दार मानती है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी उनको धोखेबाज मानती है। और यथार्थ तो ये है कि सिंधिया जी की शक्ल शिवराज नहीं देखना चाहते हैं, शिवराज जी की शक्ल सिंधिया नहीं देखना चाहते हैं, इतना विरोध है। अब सिंधिया जी को कैसे भी अपनी स्वीकारता बनानी है, तो सिंधिया जी उस आरएसएस के पास जा रहे हैं जिसको सिंधिया जी कहते थे कि ये आरएसएस दलित विरोधी है, ये आरएसएस अंग्रेजों के तलवे चाटती है, ये वही आरएसएस है जो अंग्रेजों के लिए माफीनामा लिखती है। तो जितना सिंधिया जी आरएसएस के बारे में इतना बुरा भला कहते थे, अब वो आरएसएस के पास जा रहे हैं। तो अपने यहाँ ये कहावत है ना कि स्वार्थ के लिए और मतलब के लिए गधे को बाप बनाना, तो सिंधिया जी अपने मतलब और स्वार्थ के लिए गधे को बाप बनाने वाली कहावत पर चल रहे हैं। उसके लिए उन्हें आरएसएस में जाना हो या सिंधिया जी, जैसे अब कितनी बड़ी बात मोदी जी के बारे में सिंधिया जी कहते थे, मोदी जी को सीधा बोलते थे कि मोदी जी चोर हैं, चौकीदार चोर है, और जो 22 गद्दार उधर गए वो सारे के सारे कहते थे कि मोदी जी चोर है। एक तरफ आप इतना बड़ा बयान देते थे, प्रधानमंत्री को चोर बोलते थे, शिवराज सिंह के बारे में बोलते थे कि शिवराज सिंह के हाथ किसानों के खून से भरे हुए हैं। अब बताइए, उन्हीं शिवराज सिंह के साथ में ये मंच साझा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में जा रहे हैं। और मैं आपकी बात में अभी खत्म होते होते तक विरोधाभास देख रही हूँ। आप शुरू में कह रहे हैं कि साथ नहीं आना चाहते, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते सिंधिया और शिवराज जी, अब अभी आप कह रहे हैं कि मंच साझा कर रहे हैं। थोड़ा सुनील जी से समझ लेते हैं कि सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप है या अपनी अपनी राजनीति चमकाना मकसद? देखिए नाज़रीन, दोनों ही अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। अब अगर सिंधिया जी के हम विषय की बात करें तो सिंधिया जी जिस प्रकार से सिंधिया जी चाहते हैं वो कि बीजेपी में उनकी स्वीकार्यता, और जिस प्रकार से बीजेपी के तमाम नेता हैं उनके घर कम से कम एक बार वो जाएं, उनसे मेल मुलाकात करें और ये बताएं कि उनकी अब आगे का प्लान क्या है, सिंधिया जी का पार्टी को लेकर कैसे आगे जाना है, या दूसरे के विचार अनुभव साझा हों। इस मकसद से ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि वो बड़ी भांति जानते हैं कि बीजेपी को जो है, क्योंकि समय समय पर चाहे बीजेपी के कितने भी बड़े पदाधिकारी रहे हों या राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, संघ से मार्गदर्शन लेने जाते रहे हैं। तो सिंधिया जी को भी लगता है कि अगर बीजेपी में राजनीति करनी है तो संघ और भाजपा समानांतर चलते हैं। यानी तो ये कहा जा सकता है क्योंकि पार्टी बदली है और अब नीति भी यहाँ पर बदली है, तो नई पार्टी की जो नीति है उसे फॉलो कर रहे हैं सिंधिया। बिल्कुल नाज़रीन, और क्योंकि देखने में भी आ रहा है जितना मध्य प्रदेश भाजपा के नेता अभी तक संघ के कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाए, उससे ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, चाहे नागपुर की बात करें, चाहे आज भोपाल के संविधा कार्यालय की बात करें, सिंधिया जी गए, मध्य प्रदेश के पदाधिकारियों से भी मिले संघ के, और जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं संघ के उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। इसके अलावा अगर हम बात करें, चाहे सुमित्रा महाजन के घर जाना हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय के घर जाना हो, या बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं उन सभी के घर, चाहे मालवा का क्षेत्र हो या फिर ग्वालियर चंबल का, सभी के घर जाके मेल मुलाकात कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि नए नए आपके परिवार के सदस्य बने, ऐसे में मेल मुलाकातें तो करनी ही होंगी, और अगर कोई गिले शिकवे हैं तो उसे भी दूर करना होगा। लेकिन कांग्रेस के लगातार जनता के बीच में जो ये आरोप है कि अभी भी आप अपना नहीं पाए हैं, क्या इसकी वजह से नुकसान हो सकता है? सामने चुनाव है और जिस मकसद की वजह से पार्टी छोड़ दी, अगर वहां अपनाए नहीं गए तो क्या होगा? नाज़नीन जी, मैं ये बता दूं कि हमारे जो राम पांडे जी मित्र हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने अभी बहुत सारे आरोप माननीय सिंधिया जी के ऊपर लगाए हैं और बहुत गद्दार से लेकर बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है। मैं आपको बता दूं कि माननीय सिंधिया जी की स्वीकार्यता भी है और स्नेह भी है, और तमाम चीजें उनको सम्मानजनक स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से देखा जाता है। पर कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये मेरी समझ से परे है। दूसरी बात, उन्होंने अगर राम पांडे जी ने आरोप लगाया कि गद्दार है, तो मैं एक प्रश्न उनसे आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि लक्ष्मण सिंह जी जो दिग्विजय सिंह जी के भाई हैं, जब तक सरकार थी वो कांग्रेस में रहे, और कांग्रेस से जैसे ही सरकार गई उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अगर लक्ष्मण सिंह गद्दार हैं तो फिर सिंधिया जी भी गद्दार हैं। वो कहने का दुस्साहस और साहस करें
कि लक्ष्मण सिंह जी ने गद्दारी की थी। एक बात। दूसरी बात, अर्जुन सिंह जी ने पार्टी छोड़ी, तिवारी कांग्रेस बनाई, वो कांग्रेस ने सब कुछ दिया तो कांग्रेस छोड़ के वो गए। तो अगर उनमें साहस है तो अजय सिंह जी को और अर्जुन सिंह जी को गद्दार कह के दिखाएं। अगर आपकी पार्टी में हैं और आपकी बात करते रहें तो ठीक है, आपकी बात अगर नहीं करें तो हम गद्दार हैं। हम पार्टी क्यों छोड़ी इस विषय पर राम पांडे जी क्यों चर्चा नहीं करना चाहते कि 15 महीने में हमने जो चीज सरकार के सामने रखी थी, हमारा वचन पत्र जो था, हमारा जो शपथ पत्र था, हमने उसमें कहा था कि हम किसानों के कर्ज 10 दिन के अंदर, माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था अगर कर्जे माफ नहीं हुए तो हम मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल के रख देंगे। उन 10 दिनों में सरकार कर्जे नहीं माफ कर पाए। सिंधिया जी ने बार बार चेताया, सिंधिया जी की बार बार उपेक्षा की गई और बहुत सारी चीजें आई। जब उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति आई तो मुझे सड़कों पर आना पड़ेगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा ये सब तो कांग्रेस भी जानती है क्योंकि आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे। फिलहाल में ब्रेक के लिए रुकना है और उसके बाद कांग्रेस से जवाब लेंगे कि आखिर क्यों सिंधिया को गद्दार बताया जा रहा है। अगर जब बात करने की बात थी तब नहीं सुनी गई, लेकिन अब पार्टी बदलने के बाद इतने गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IND 24। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल सीधा कांग्रेस से, राम पांडे जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सिर्फ सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ दी इसलिए वो गद्दार हो गए, या अब जो बातें आप बीजेपी के बारे में जब उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए कही थी उन्हें याद दिला के आप क्या ये चाह रहे हैं कि बीजेपी में और सिंधिया जी के बीच में अंतर कलह हो जाए या वहां कलह पैदा हो जाए? देखिए, पार्टी बहादुर सिंधिया जी ने भी छोड़ी थी, उनको सारे कांग्रेसी इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, उन्हें तो कोई गद्दार नहीं बोलता। माधव सिंधिया को कोई कांग्रेसी क्यों गद्दार नहीं बोल रहा है। आज उनकी जयंती है, आज पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी जयंती मनाई, उनको सादर नमन किया। सिंधिया को गद्दार इसलिए बोल रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि इन्होंने जो पूरी डीलिंग की है सरकार को गिराने की, वो बेंगलोर जाकर की। इन्होंने 22 गद्दारों को बेंगलोर ले गए और वहां पैसे की डीलिंग की। यदि ये यहाँ के यहाँ चले जाते, सीधे कांग्रेस कार्यालय जाते या विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देते थे तो इनको गद्दार नहीं बोला जाता। ये बेंगलोर हेलीकॉप्टर से गए, वहां 35-35 करोड़ रुपए लिए, 1000 करोड़ से ज्यादा की डीलिंग हुई। गद्दारी से जोड़कर आप कहना चाहते हैं या आप पैसे लेने का जो आरोप लगा रहे हैं उसे गद्दारी कह रहे हैं? 3 कारण है, बेंगलोर जाना, सरकार गिराना, पैसे लेना, और जो कहते हैं कि ग्वालियर मेरा परिवार है। किसी भी कार्यकर्ता से ये नहीं पूछा था कि हम कमलनाथ सरकार को गिरा रहे हैं और इसके लिए हम बेंगलोर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो बेंगलोर जाकर जो सौदेबाजी की है इसलिए इनको गद्दार बोला जा रहा है। माधवराव सिंधिया को कोई गद्दार नहीं बोल रहा है, लक्ष्मण सिंह को कोई गद्दार नहीं बोलेगा, अर्जुन सिंह को कोई नहीं बोलेगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस छोड़कर गए थे, लाखों लोग कांग्रेस छोड़कर गए, लाखों लोग भाजपा छोड़कर गए और आज भी छोड़ रहे हैं। लेकिन जो तरीका ज्योतिरादित्य सिंधिया और उन 22 गद्दारों का था, 35-35 करोड़ लेने का था, तरीके से गुरेज है, परहेज है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, या फिर सामने 28 सीटों पर उपचुनाव है और सिंधिया जी का ग्वालियर चंबल में जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि दबदबा है, पहले भी उनकी वजह से आप ग्वालियर चंबल जीते थे, अब आपके सामने उपचुनाव एक बड़ी चुनौती के रूप में है, इसलिए आप सिंधिया जी को टारगेट कर रहे हैं? जी जी, सिंधिया की शक्ल से गद्दारी नजर आती है। शिवराज और सिंधिया जो एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते थे, आज भी इन दोनों के न मन मिले हैं न दिल मिले हैं। आज भी दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, केवल सत्ता की खातिर, स्वार्थ की खातिर एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, गधे को बाप बना रहे हैं। इस कहावत को ये चरितार्थ कर रहे हैं ये दोनों। मीनन जागा जी से सवाल लेंगे। मीनन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बार बार ये कांग्रेस का कहना कि सिर्फ सत्ता के लिए ही सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ दी, उन्होंने गद्दारी करी, और इस तरीके से अगर प्रचार प्रसार होगा तो फिर भले ही प्रेरणा लिया जाए, मार्गदर्शन लिया जाए, लेकिन जनता के बीच में जो संदेश जा रहा है क्या वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है? नाजनीन जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। हमारे मित्र ने जो बात कही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि 35 करोड़ की डीलिंग हुई है, तो कांग्रेस ये लगभग 6 महीने से चिल्ला रही है कि 35 करोड़ की डीलिंग हुई है, लेकिन आज तक 35 करोड़ का कोई प्रमाण नहीं दे पाई, चूंकि वो इनकी जमीन खिसक गई है पूरे देश में और प्रदेश में।
तो अब जमीन खिसकी है तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत विनम्रता के साथ मैं राम पांडे जी से कहना चाहता हूं कि आदरणीय राम पांडे जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सत्ता छोड़कर गए हैं सिंधिया जी। सिंधिया जी के साथ में आज जो मंत्री और विधायक अपना पद छोड़कर दोबारा चुनाव में जा रहे हैं। आज सरपंच का पद नहीं छोड़ सकता आदमी, पंच का पद नहीं छोड़ सकता, वो मंत्री पद छोड़कर गए हैं। 22 लोग अगर गए, उनकी वेदना समझने का अगर आप प्रयास करते तो शायद ये सरकार नहीं जाती, ये सरकार बनी रहती। मंत्रियों के लिए समय नहीं था मुख्यमंत्री के पास, विधायकों के लिए समय नहीं था मुख्यमंत्री के पास। अब अपनी गलती को सिंधिया जी पे मढ़ के और सिंधिया जी को गाली देकर अगर आप महान बनना चाहते हैं तो ये आपको मुबारक हो। लेकिन सिंधिया जी कल भी उज्जवल थे, ज्योतिर्मय थे, आज भी ज्योतिर्मय हैं और कल भी ज्योतिर्मय रहेंगे। और 10 तारीख को नवंबर को आपके चैनल पे फिर से मैं बैठूंगा, आपके साथ बात करूंगा, जब राम पांडे जी को जनता भी जवाब देगी कि 15 महीने में आपने जो किया। और बहुत बड़ा अंतर नहीं था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। कोई कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्रदेश में नहीं मिला था, कांग्रेस को भी बहुत संघर्ष के साथ सत्ता प्राप्त हुई थी, वो भी निर्दलियों के समर्थन में और बहुत परेशानियों के बावजूद। और कैसे कैसे मैनेज कर रहे थे, मैनेज करके मैनेजमेंट की सरकार। कह रहे हैं वो सही है कि जनता को ही जवाब देना है। लौटूंगी मैं आपके पास। सुनील जी, जिस तरीके से जो गंभीर आरोप है, चाहे वो गद्दारी का हो, पैसे लेने का हो, और ये ठीक बात है कि ये आरोप तो बार बार सुनाई दे रहा है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई पुख्ता तथ्य हो वो नहीं समझ में आते हैं। दूसरी ओर अगर बीजेपी की हम बात करें, वो भी ये कहते हैं कि गद्दारी या फिर जो कहा जा रहा है कि परिवर्तन कर लिया, पार्टी बदल ली, उसकी वजह ये रही कि जनता की बात करनी थी। लेकिन ये दोनों ही बातें अगर हम देखें तो वो गुम नजर आती हैं। ना तो जनता की बात अब सिंधिया जी करते हैं, पहले सड़क पर उतरने की उन्होंने बात की, अब चुनाव फिर से सामने आ गए, तो ये कहा जाए कि मुद्दे भटक जाते हैं। नाज़रीन, स्वार्थों के अगर हम बात करें तो सिद्धांत स्वार्थों के ऊपर बहुत बौने हो जाते हैं। सिद्धांतों की बात कही जाती, सिद्धांतों की दुहाई दी जाती। जिस प्रकार से लक्ष्मण सिंह का उदाहरण दिया गया, जब लक्ष्मण सिंह बीजेपी में गए उस दौरान भी कई कांग्रेसियों के स्टेटमेंट आए थे कि गद्दार हैं, कांग्रेस से गद्दारी की। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण सिंह की कांग्रेस में वापसी हुई, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ गया और उसके बाद किसी ने इस पर चर्चा नहीं की। राकेश सिंह चतुर्वेदी की अगर हम बात करें, उपनेता प्रतिपक्ष थे कांग्रेस के, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव ने सरकार के खिलाफ गिरा दिया और विधानसभा से सीधे निकल के भाजपा में कांग्रेस के बीजेपी की सदस्यता ली उन्होंने। उस समय भी कांग्रेस ने उनको गद्दार, अजय सिंह से लेकर तमाम नेताओं के स्टेटमेंट थे, दिग्विजय सिंह के, सारे नेताओं की, कि कांग्रेस को बेच दिया, विश्वास प्रस्ताव जो था उसको गिरा दिया राकेश सिंह ने। लेकिन जैसे ही राकेश सिंह की कांग्रेस में वापसी होती है, वो सारे जो आरोप थे वो नदारद हो जाते हैं। कुल मिलाकर सिंधिया जी को लेकर भी कुछ ऐसा ही माहौल, क्योंकि सिंधिया जी अब उनके विरोधी पक्ष में खड़े हैं, आमना सामना सिंधिया से, इसलिए इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाना जरूरी है। दल बदलते बोल भी बदल जाते हैं, ये कहा जा रहा है। राम पांडे जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बेंगलोर जाने के पहले कहा था भारतीय जनता पार्टी 50 करोड़ का हमें ऑफर दे रही है। ये सबूत है कि डीलिंग 35 करोड़ में हुई है। बेंगलोर जाने के पहले सिंधिया ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर सरकार बनाती है। ये दूसरा प्रूफ है। केंद्रीय मंत्री गहलोत जो राजस्थान में सरकार गिनाना चाह रहे थे, उन्होंने आप जो कही हुई बात को प्रूफ बता रहे हैं, तो फिर ऐसे तो बीजेपी बहुत कुछ कहती है, केंद्र सरकार भी बहुत कुछ कहती है। जब वो कहते हैं कि हमने इतने शौचालय बना दिए, तो आप मिनटों का हिसाब ले आते हैं कि 2 मिनट में एक शौचालय कैसे बन सकता है। अगर कही हुई बात की प्रामाणिकता है, वो सबूत है, तो फिर सब कुछ मान लीजिए। बेंगलोर जाने की क्या जरूरत थी? प्रद्युम्न सिंह तोमर को ये बोलने की क्या जरूरत थी कि मुझे 50 करोड़ का ऑफर दिया है? जो आज बीजेपी में मंत्री है, वो उनका मीडिया को उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मुझे 50 करोड़ का ऑफर दिया गया है। तो ये बात प्रद्युम्न सिंह तोमर से पूछना चाहिए कि आपको 50 करोड़ का ऑफर दिया है, आप कितने करोड़ में गए? पूरी कांग्रेस बार बार कहती है कि लोकतंत्र का गला घोट दिया। आप कह रहे हैं कि गद्दार हैं, आप कह रहे हैं कि पैसे लिए गए, लेकिन क्या इसके बारे में कांग्रेस ने कोई खोज खबर ली? आप नहीं चाहेंगे कि अगर अन्याय हुआ, आपकी तो सत्ता ही चली गई और बाकी जो जनता को भी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। अब 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में आप विपक्ष में मजबूत भूमिका क्यों नहीं निभाते? सच को बाहर लाना चाहिए। ये ज्योतिरादित्य गद्दार है तो गद्दार बोलेंगे। हम माधवराव ने कांग्रेस छोड़ी, हम उनको गद्दार नहीं बोलते, वो भी तो कांग्रेस छोड़कर गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही गद्दार क्यों बोलते हैं? और सबसे पहले आगे बढ़ गई सर, हम जो पूछ रहे हैं आप उसके बारे में कुछ कहेंगे क्या?
गद्दार है, ठीक है, आपकी पार्टी के लिए हैं। जैसा कि सुनील जी ने कहा, पहले कुछ और लोग भी गए थे, वो गद्दार थे, जब वापस आए तो आप मिलनसार हो गए उनके साथ। और ये कांग्रेस में ही नहीं, अलग अलग दलों की सभी पार्टियों में होता है, इसमें कोई गुरेज नहीं है, राजनीति का चरित्र ही ऐसा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हुई, उसका प्रमाण लाएंगे आप कभी सामने? सिंधिया को सबसे पहले गद्दार बोला जयभान सिंह पवैया ने, दूसरे नंबर पे सिंधिया को गद्दार बोला शिवराज सिंह चौहान ने। तो क्या शिवराज सिंह चौहान और जयभान सिंह पवैया झूठ बोलते हैं क्या? ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार सबसे ज्यादा किसी ने बोला है तो वो जयभान सिंह पवैया और शिवराज सिंह चौहान ने बोला है। अब मैडम आप बताइए, क्या शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलते हैं क्या जयभान सिंह पवैया झूठ बोलते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में? इन दोनों ने सबसे पहले गद्दार बोला है और इस गद्दारी का सबूत इन्होंने बैंगलोर जाकर 35 करोड़ की डीलिंग करने के बाद दे दिया है। राम पांडे जी, आपसे पूछा कुछ जा रहा है लेकिन आप कह कुछ और रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि अगर शिवराज जी जो बोलते हैं वो सही है तो कमलनाथ जी के बारे में जो बोलते हैं वो भी सही है? जी, ज्योतिरादित्य के बारे में जो बोल रहे हैं वो 100% सही है। अब शिवराज सिंह, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए हैं तो अब शिवराज सिंह जी का मुंह बंद हो गया है, क्योंकि शिवराज सिंह जी और सिंधिया जी सत्ता के लिए कितना भी नीचे गिर सकते हैं। कमलनाथ जी के बारे में जो कहा जा रहा है उस पर क्या? जी, कितना भी, ये दोनों के दोनों सत्ता के लिए कितना भी गिर सकते हैं। सिंधिया को कांग्रेस ने पाला पोसा बड़ा किया, सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, आप उसे लगातार पढ़े जा रहे हैं। मीनन जी क्या कहना चाहेंगे? जी, निश्चित रूप से राम पांडे जी की बौखलाहट भी मैं समझ सकता हूं और मैं बहुत सिंपैथी भी इस मामले में उनके साथ रखता हूं। निश्चित रूप से मैं एक बात आपके माध्यम से इनसे बहुत सरलता से पूछना चाहता हूं कि माननीय प्रेमचंद गुड्डू जी को जिन्हें अभी कैंडिडेट इन्होंने बनाया है, वो उनके विषय में भी थोड़ा सा प्रकाश डाल देते। पारोल साहू जी को अभी इन्होंने कैंडिडेट, अब मैं आरोप लगाने को तो मैं भी कह सकता हूं कि इनसे पैसे लेके इनको टिकटें दे दी, मगर मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इसका फैसला जनता करेगी कि उनका निर्णय सही था या उनका निर्णय गलत था। राम पांडे जी का सर्टिफिकेट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को या कांग्रेस का सर्टिफिकेट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को नहीं चाहिए। अगर 17 साल कांग्रेस पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिए हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी अपने 17 साल जीवन के अमूल्य कांग्रेस को दिए हैं और उन्होंने मेहनत की है और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है और पार्टी के हर निर्णय को माना है। लेकिन पार्टी ने जो शपथ पत्र दिया था, जब पार्टी ने उनकी बात को नहीं माना तो ये मजबूरी में कदम उठाना पड़ा और इसका फैसला हम चाहते हैं कि जनता के दरबार में हो, जनता जो कहेगी वो निर्णय हमारे सिर माथे पर होगा। नाज़नीन जी, बिल्कुल ठीक है, ये तो अब सभी को इंतजार है कि जनता को ही फैसला करना है। लेकिन ऐसे में सुनील जी, जब आरोप लगाए जाते हैं तो केवल आरोप लगाने के लिए वो आरोप है, माहौल बनाने के लिए वो आरोप है, क्योंकि जब तथ्यों पर बात आती है तो बातें गोल गोल घुमाई जाती हैं। देखिए ना जी, आजकल अगर हम राजनीति की बात करें तो जो चुनावी सभाएं या फिर मंची सभाएं, सभी जगह आरोप लगाए जाते हैं और मौखिक लगाए जाते हैं। आरोप सिर्फ प्रमाणों के साथ नहीं लगाए जाते। पहले की राजनीति में अगर हम बात करें तो आरोप लगाए जाते थे तो उनमें तथ्य होते थे, तथ्यात्मक तरीके से लगाए जाते। आजकल तो कुछ भी मुंह उठा के मीडिया के सामने बोल देते हैं राजनेता। अब जिस प्रकार से चाहे हम सिंधिया जी की बात करें, कहने को जिस प्रकार से दोनों नेता कह रहे हैं कि आरोप किसी पे भी कुछ भी लगा सकते, प्रमाणित करना है या जनता को माइंड सेट करना है। जनता अपना माइंड सेट करेगी कि हाँ इन्होंने पैसे लिए नहीं लिए, गद्दार है नहीं है, ये जनता तय करेगी कि इस चुनाव में आखिर जनता को बीजेपी पे भरोसा है या कांग्रेस पे। लेकिन आरोपों की अगर बात करें तो आरोप आजकल कुछ भी लगते हैं। आरोप तो लगते रहेंगे। तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन संघ सिंधिया और सियासत का जो ये सिलसिला है वो तब से ही चला आ रहा है जब से सिंधिया ने पार्टी बदली है। देखना होगा कि प्रेरणा लेने के बाद, मार्गदर्शन लेने के बाद क्या इस उपचुनाव में कुछ बदलाव आता है या फिर कांग्रेस अपने आरोपों के सहारे चुनाव जीत पाती है। फिलहाल शार्प एट 7 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?